चले जी, नमाज के ब्रेक पे जाने से पहले हमने मनी मार्केट हेज की एक एग्जांपल देखी थी यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होगा। अब एक और एग्जांपल हमारे सामने है। 1 लाख यूएसडी पेमेंट करनी है टू बी मेड इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। स्पॉट रेट आज है 305 से 307 रुपीज पर यूएसडी। फॉरवर्ड है 3 महीने का 313 315 रुपीज पर यूएसडी। इंटरेस्ट यूएसडी सेविंग अकाउंट पे 4%, बोरिंग पे 6%, पीकेआर सेविंग्स अकाउंट पे 14%, बोरिंग पे 16%। whether the company should go for forward or money market hedge, ये बिल्कुल क्रिस्प रिक्वायरमेंट है। एग्जाम में सवाल ऐसे ही आएगा कि दो सिचुएशंस हैं, बताएं क्या करना चाहिए। एग्जाम में एक्चुअली 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। एक फॉरवर्ड रेट दिया हुआ होगा, एक मनी मार्केट हेज का ऑप्शन होगा, एक करेंसी ऑप्शंस होंगे और एक फ्यूचर्स होंगे। हमें देखना होगा चारों में से सबसे बेहतर रिजल्ट किससे निकल के आ रहा है और वो रिजल्ट कंपनी को रेकमेंड करना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ फर्क इस एग्जाम्पल के अंदर किस चीज का है, 3 मंथ्स का। तो यहाँ पे जो बोरिंग होगी वो कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। जो डिपॉजिट होगा वो कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ठीक है, आए इसको भी यहाँ पे जो है वो सॉल्व करते हैं। सर ये केस कौन सा है, चलो ट्राई करो, मैं टाइम दे रहा हूँ। पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी का। चलें जी, थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। साथ साथ यहाँ पर हमारे पास जो केस है वो किसका है, पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। सर पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी के अंदर एक ऑप्शन हमारे पास है फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट देखो तो मेरे पास कितना ऑफर हो रहा है। सर फॉरवर्ड रेट मेरे पास ऑफर हो रहा है 315 या 313। सर 315। ठीक है, 315 के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 लाख यूएसडी मल्टीप्लाई बाय 315 कितना हो गया, 31.5 मिलियन, 31500 rupees. This is payment if we get forward contract. Payment in forward contract. दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, मनी मार्केट हेज, MMH, मनी मार्केट हेज। इसमें क्या स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। सर 2 स्टेप्स, कौन कौन से, borrow in PKR, invest in USD. borrow in PKR, invest in USD। अरे भाई क्या डिस्कस कर रहे हो, पीछे भिन्न भिन्न आवाज आ रही है। अच्छा जी, क्या स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे। सर सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी किसकी, 1 लाख यूएसडी की। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख यूएसडी। सर ये कैसे निकलेगी, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना परसेंट। सर सेविंग्स का रेट अप्लाई होगा, यूएसडी का सेविंग्स का रेट अप्लाई होगा 4%, मल्टीप्लाई बाय कितना मंथ्स, 3/12 रेज़ टू द पावर -1। कितने लोगों के दिल में ये सवाल टी कर रहा था कि इधर -1 कैसे आएगा, कंफर्म करते। तुम्हारे जहन में आया, मैं भी करके दिखाता हूँ। क्या नंबर बन रहा है, 99,010, 99010 यूएसडी, सही है। अब सर ये यूएसडी यहाँ पे हमने -1 क्यों लिया, इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो 1 + 4% मल्टीप्लाई बाय 3/12। ठीक है, तुम्हारा टाइम पीरियड कितना था, 3 महीने। 3 महीने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल ईयर कितना होता है, 0.25 होता है, 0.25। तो यहाँ पे आइडियली पावर क्या होनी चाहिए थी, 0.25। लेकिन तुम इधर मल्टीप्लाई बाय 3/12 कर रहे हो तो वहां मल्टीप्लाई बाय 12/3 कर दोगे, ऐसा ही है। वैसे तो टेक्निकली डिवाइड बाय 3/12 करोगे, लेकिन डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई बाय 12/3 हो जाएगा। ऊपर देखो, या तो ऐसे कर लो तो भी -1 पे पहुंचोगे, क्योंकि ये क्या है 1, ये क्या है 4। हाँ सेम पहुंचोगे, सेम पहुंचोगे, सेम पहुंचोगे। राउंडिंग ऑफ जितना होगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना डिफरेंस आ रहा है, $14 ना, 14। राउंडिंग ऑफ का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। 1 लाख के कॉन्टेक्स्ट में $14 है। अगर 140 है तो ज्यादा है, 1400 है तो और ज्यादा है, लेकिन $14 का इतना मसला नहीं होना चाहिए डिफरेंस में। ठीक है, चलिए जी, 99,000 यूएसडी हमें क्या करनी चाहिए आज,
बोरो करनी चाहिए, तो इसके लिए पहले इक्विवेलेंट अमाउंट इनटू पीकेआर निकालेंगे। इक्विवेलेंट पीकेआर अमाउंट कितना बनता है 99010 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी आज का रेट सर, जो स्पॉट रेट है वो 307 है, जो आज का स्पॉट रेट है वो पिक करेंगे, उस पर कन्वर्जन होगी, मल्टीप्लाई बाय 307 कितना हो गया 30.396 मिलियन, ऐसा ही 039 भी कर दें 039, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे सर, ये हमें बोरो करना पड़ेगा इनटू पीकेआर, बोरो इन पीकेआर, ये अमाउंट हम बोरो करेंगे कितने रेट के ऊपर सर, बोरोइंग अकाउंट 16% के ऊपर, 070, ठीक है, बोरो हो गया पीकेआर 16% के हिसाब से। अब आप इवेंचुअली क्या करेंगे, रीपे इनटू पीकेआर, रीपे पीकेआर लोन कितना बनता है सर 30396,070 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना परसेंट 16% मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना हो गया 316,118,913 913 316,11913 ऐसा ही है। अगर कोई मुझे यहाँ पे बोले भाई इफेक्टिव रेट निकालो, सर आसान है करना, कोई मसला ही नहीं है, 316,11913 अपॉन कितना परसेंट, कितना अमाउंट 100,000, सर ये मुझे रेट पड़ा 316.11, 12 कर लो, चलो राउंडिंग ऑफ 316.12, क्या बेहतर है, फॉरवर्ड बेहतर है, फॉरवर्ड बेहतर है सर, लेस पेमेंट इन फॉरवर्ड, दिस इज बेटर, 31.5 31.6, ठीक है, बेटर लेस देन, ये कैसा कलर आ गया भाई इसका, लेस देन मनी मार्केट हेज, और ये रेट कौन सा होगा 316.12, कि वही रेट होगा जो सर अगर आप निकालते किससे, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट्स, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट्स, अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते तो वो यही रेट आता, करके दिखा दूं, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट कितना बनता है सर, आज का रेट क्या है रेलिवेंट हमारा 307 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 16% मल्टीप्लाई बाय 3/12 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस % मल्टीप्लाई बाय 3/12 कितना आ रहा है 316.12। तो जो मनी मार्केट हेज के पीछे बिल्डिंग ब्लॉक है ना, वो परचेजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है, काम हम इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी वाला ही कर रहे हैं, एक जगह बोरिंग कर रहे हैं, एक जगह डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्रॉस बॉर्डर नहीं होता, जैसे एचबीएल में ही आपका यूएसडी अकाउंट है, वहीं पर आपने इसको डिपॉजिट कर दिया, एचबीएल ही आपको उस पर सूद दे देगा और इवेंचुअली आपसे पेमेंट करा देगा बाहर, आपको एचबीएल को यूएसडी जाके देने होंगे या उससे उस वक्त बाय करने होंगे, खरीदने होंगे, सही 316.12, ठीक है जी। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा यहाँ पे सर, कंक्लूजन हमारा ये निकला कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर देन मनी मार्केट हेज। एक मिनट, अनिशबा कहती है सर हम डायरेक्ट रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट यूज नहीं कर सकते कंपेयर करने के लिए, नहीं, आपको स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे मनी मार्केट हेज के, ताकि एग्जामिनर को ये समझ आए कि कल को आप अगर किसी कंपनी के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की किसी टेबल पे जाके बैठ गए, आई मीन कुर्सी पे बैठ गए टेबल के सामने, तो आपको मनी मार्केट हेज फॉर्म करना आता है, आपको वो स्टेप्स पता है कि मनी मार्केट हेज कैसे फॉर्म किया जाएगा। डायरेक्ट वाला काम जो है वो नहीं कर सकते। किसी ने कहा वो एक बैंक में एक बंदा गया,
उसने जो है वो एक चेक प्रेजेंट किया, सामने वाले ने बोला कि यार ये तो दूसरी बैंक का चेक है, मैं जो है वो 2 दिन में इसको क्लियर कर दूंगा। वो क्लियरिंग में चेक चला गया, जो नॉर्मल प्रोसेस है, इंडिया का वाकया है ये। तो उस बंदे ने बैंकर से कहा कि भाई ये जिस बैंक का चेक है वो तो सामने है, रोड पार करके, आपको 2 दिन क्यों लगेंगे पैसे लाने में, 2 दिन के काम की क्या बात है। तो उसने बोला भाई आप एक बात बताएं, अगर आपका कब्रिस्तान के बाद इंतकाल होता है तो वहीं दफना देंगे या पहले घर ले जाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे कफन पहनाएंगे फिर लाएंगे। तो कुछ चीज़ों का प्रोसीजर होता है, बेशक आपका बैंक सामने है लेकिन चेक पहले क्लियरिंग हाउस जाएगा, क्लियरिंग हाउस से आपके बैंक में प्रेजेंट होगा, वहां से ओके होगा, फिर पैसे यहाँ पे आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से डायरेक्ट रेट निकाल के हमने नहीं देना, रिस्क फ्री फॉरवर्ड रेट, हमने प्रोसीजर बताना है कि पहले इसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर इसमें डिपॉजिट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, इस तरीके से पूरा काम हो। क्या ये बात समझ आती है? अगर आपको डायरेक्ट रेट निकालने का दिल हो तो आप ऐसे ही समझेंगे आदमी मरा, आपने वहीं पे दफना दिया, बोले ये इधर ही गिरा, इधर ही खोदो जमीन, इधर ही डाल दो, ऐसा नहीं पता। प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर बताना होता है। ठीक है, और कोई सवाल पूछ रहे थे? हाँ यस। बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो इंटरेस्ट रेट है, वेरी आइडियल एनवायरनमेंट जहां पर कोई चीज इफेक्ट नहीं कर रही, सब कुछ परफेक्ट जा रहे हैं। नहीं, एक बात समझ लें, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में एक बात याद रखें कि जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, पूरे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको शॉर्ट टर्म हेजिंग सिखाऊंगा, लॉन्ग टर्म आप नहीं देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स यानी कि अप टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर, अप टू 9 मंथ्स, अप टू 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 6 मंथ्स, ये जो लोन पीरियड होता है ना, ये जो टाइम पीरियड होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट आपका बैंक के साथ लॉक हो जाता है। 15 मतलब 15। ये नहीं हो सकता कि आपने 6 महीने का लोन लिया और दूसरे महीने बाद काइबोर चेंज हुआ तो बैंक आपको बोलेगा नहीं। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे 6 मंथ्स काइबोर आ रहा है, वो 6 मंथ्स काइबोर पिक किया, बैंक ने उस पर +1, +2, +3 जो भी स्प्रेड रखना है उसकी मर्जी है, वो रख सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म लोन्स में जो इंटरेस्ट रेट लोन की शुरुआत में तय हो गया वो लॉक रहता है, वो चेंज नहीं होता। ये बात समझ आती है? तो फिर आपको डे 1 पे पता है कि मनी मार्केट हेज में आपको क्या रेट्स मिलेंगे, बोरोइंग का भी और डिपॉजिट का भी, और दोनों शॉर्ट टर्म में लॉक हो जाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। स्पॉट रेट पे आज आपने डॉलर कन्वर्ट करा लिया, अब आपने वंस ही कन्वर्ट करा लिया, आपके इंटरेस्ट रेट लॉक हो गए, अब मार्केट में रेट कहीं भी जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आपने एक हेज बना लिया है, मनी मार्केट हेज बना लिया। आपने फॉरवर्ड नहीं लिया तो भी यहाँ पे आप लॉक हो गए। क्यों लॉक हो गए? क्योंकि जो आपको पीकेआर का लोन पे करना है वो लोन का अमाउंट सर्टेन हो चुका है, 100% सर्टेन हो चुका है। ये बात समझ आती है? सवाल? भाई ये जो लोन का नंबर है ना तुम्हारा 4% और 6%, हाँ, मनी मार्केट हेज ही समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, देखो इसके अंदर हमने सिंपल 3 काम किए हैं। हमें पेमेंट करनी है किस चीज की? फॉरेन करेंसी की। ठीक है, फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है। सप्लायर ने इन्वेंट्री भेजी है, पोर्ट पे आ गई है, पोर्ट से वेयर हाउस आ गई है कंपनी के, अब कंपनी सप्लायर को पे करना चाहती है। सप्लायर को पे करने के लिए 1 साल बाद, इस केस में कितने महीने? 3 महीने। ये देखो इस केस में 3 महीने, 3 महीने बाद क्या चाहिए? यूएसडी चाहिए। ठीक है, आज है हमारे पास? नहीं है। आज पी के आ रहे हैं? वो भी नहीं है। डर क्या लग रहा है? रेट चेंज ना हो जाए, ये रिस्क लग रहा है ना। हमने क्या किया, हमने बैंक वाले को फोन किया, हमने कहा बहुत डर लग रहा है, डॉलर का रेट बढ़ गया तो नुकसान हो गया। तो बैंक ने बोला टेंशन क्या है, 315 में मुझसे ले लें, जितने का भी डॉलर हो 315 का रेट डन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यही है ना। हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा रेट हमने सुन लिया, लेकिन हम अपना भी फॉरवर्ड बना के देखेंगे। बोला वो कैसे बनाओगे? ट्रेजरर को फोन किया, ट्रेजरर को बोला यार मनी मार्केट हेज बन सकता है? उसने बोला बिल्कुल बन सकता है, 3 स्टेप का काम है। क्या करना होगा उसके लिए? यार उसके लिए करना होगा कि पीकेआर में लोन लेंगे, उस लोन के अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे डॉलर में और डॉलर को इन्वेस्ट कर देंगे। ये डॉलर जो इन्वेस्ट किया हुआ होगा 3 महीने बाद निकाल के सप्लायर को पे कर देंगे, और यहाँ जो बैंक से लोन लिया है उसको अमाउंट पे बैक कर देंगे। तो रेट मार्केट में जो भी हो, मैं इस बैंक को जो पीकेआर पे करूंगा वही मेरी जेब से निकले ना 3 महीने बाद, पैसे मेरी जेब में 3 महीने बाद आएंगे। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी जो मैं बैंक के साथ कर रहा हूँ, इसके पैसे मुझे 3 महीने बाद देने या नहीं देने? देने हैं सर, 3 महीने बाद तो मुझे पैसे देने ही देने हैं, वो मैं अरेंज कर लूंगा, जो भी कमा के कर लूंगा, जो भी कर लूंगा। अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो बैंक को रुपए दोगे, बैंक सप्लायर को डॉलर देगा। और अगर मनी मार्केट हेज करते हो तो बैंक को लोन वापस करोगे और यूएसडी सप्लायर को चले जाएंगे जो इन्वेस्ट हुए हैं। अब यहाँ पे हम 3 काम करते हैं। पहले हम लोन ले लेते हैं पीकेआर में, उसको कन्वर्ट करवा देते हैं आज के स्पॉट रेट पे डॉलर में, और ये डॉलर रखवा देते हैं एक बैंक अकाउंट के अंदर। उतने डॉलर रखवाते हैं जो इंटरेस्ट मिलने के बाद वो नंबर बने जो हमें पे करना है। अब मुझे बताओ, ये देखिए यहाँ पेमेंट कितने की करनी है,
कितने डॉलर की पेमेंट करनी है? $1,00,000 की। कितने महीने बाद? मैं कितना पैसा आज यूएसडी बैंक अकाउंट में रखवाऊंगा ये 1 लाख बन जाए 3 महीने के बाद? करो, देखो हुआ है कितने? 99,000। आज अगर मैं 99,000 यूएसडी अकाउंट में रख दूं तो ये 3 महीने बाद क्या हो जाएंगे? 1 लाख हो जाएंगे। इन पाकिस्तानी बैंक के यूएसडी अकाउंट, पाकिस्तानी बैंक के यूएसडी अकाउंट, डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट। क्या रुपए में चेंज क्यों कर रहा है उसको, मतलब डॉलर में चेंज क्यों कर रहा है? रुपए में अगर रुपए में रखते तो डॉलर का रेट तुम्हारे अगेंस्ट चला जाता तो कैसे लॉक्ड है? आपने बोला रिटर्न कर रहा है। हाँ, 3 महीने बाद उसे 315 इट्स आइदर फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज, आइदर फॉरवर्ड और मनी मार्केट हेज। ऐसा नहीं हो रहा कि मैं बैंक से पी के लोन लूं और एक अकाउंट में रखवा दूं और उससे फॉरवर्ड की पेमेंट कर दूं। उससे मुझे पता कैसे चलेगा बेहतर ऑप्शन कौन सा है? फॉरवर्ड अलग केस है, उसको साइडलाइन कर दो। सेट हो गया, तुमने फोन पे सुन लिया 315 का रेट है, तुमने बोला एक दिन रुको बताता हूँ। अब तुम इस एक दिन में अपनी वर्किंग कर रहे हो, तुम बोल रहे हो यार अगर मैं यूएसडी अकाउंट आज डिपॉजिट करवाऊं तो मुझे कितने कराने पड़ेंगे? 99,000 कराने पड़ेंगे। अग्री करते हो? ये 99,000 आएंगे कहाँ से? नाजिल होंगे? नहीं, किधर से आएंगे? रुपीज से कन्वर्ट कराएंगे। अगर 99,000 मुझे आज डॉलर्स चाहिए तो बैंक से लोन कितना लेना पड़ेगा? देख के बताओ। 99,000 को आप आज की स्पॉट रेट पे मल्टीप्लाई करें। एग्जैक्टली किया हुआ है, 307 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। कितना अमाउंट बनता है? 30.39। ये तुम्हें आज लोन लेना पड़ेगा। ये तुमने लोन ले लिया और कितने रेट पर लिया? 16%। 3 महीने के हिसाब से फिर उसको हम इवेंचुअली 31.6 मिलियन वापस कर देंगे। यही 31.6 मिलियन जो हमने यहाँ वापस किए 3 महीने बाद बैंक को, ये इफेक्टिवली हमारी पेमेंट नहीं बन गई, जेब से निकला ना ये पैसा। जो 3 महीने बाद हमें पीकेआर में पैसे पे करके डॉलर परचेस करने थे, वही काम यहाँ पे हो गया ना, ये हमने बैंक को रीपे कर दिया और रीपे करने पर इवेंचुअली मेरा लोन इधर माफ हो गया पीकेआर का। यहाँ पर जो मैंने यूएसडी रखवाए थे अकाउंट में, अब मैं उनका मालिक हो चुका हूँ। ये यूएसडी मिलेंगे, मैं अपने सप्लायर को पे कर दूंगा। मार्केट में डॉलर का रेट कुछ भी हो, मैंने अपना मनी मार्केट हेज फॉर्म करके 316 रुपए का रेट लॉक कर लिया। ये एक दिन की वर्किंग की मैंने, मुझे अंदाजा हुआ कि हाँ यार मनी मार्केट हेज में 316 का रेट बन रहा है और बैंक मुझे फॉरवर्ड रेट कितने पे दे रहा है? 315 पे। मुझे क्या करना चाहिए? फॉरवर्ड रेट पर चले जाना चाहिए। तो इट्स आइदर मनी मार्केट हेज और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई एक चीज एक वक्त में अप्लाई होगी। क्या ये बात समझ आती है? हाँ, अच्छा जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रही है कि सर हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो हेज करना किसको कहते हैं और स्पेकुलेशन किसको कहते हैं, इसका फर्क समझ लो। ठीक है, रास्ते पे आपको एक गाड़ी नजर आती है जो बहुत ज्यादा तेज चला रही है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रही, सिग्नल को तोड़ रही है, बहुत ज्यादा को वेरिएशन आपको इस चीज के अंदर नजर आ रही है, लेकिन उस गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस लिखा हुआ है। दे आर डूइंग एनीथिंग रॉन्ग? नहीं सर, कुछ भी वो गलत नहीं कर रहे। उनका गाड़ी को तेज चलाने का अपना एक मकसद है, अपनी एक सिचुएशन है जिसको उनको जो है वो बहरहाल टेकअप करके चलना है। अगर वो उस मकसद को नहीं फॉलो करेंगे, उस सिचुएशन को नहीं टेकअप करेंगे तो उनका क्या होगा? इवेंचुअली नुकसान। लेकिन एक शख्स है जिसकी गाड़ी पे एम्बुलेंस नहीं लिखा हुआ, वो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने अंदाजों के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए गाड़ी ऐसे 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 करके चला रहा है, सिग्नल तोड़ के जा रहा है। अब बताओ, अब वो मर भी सकता है, नुकसान भी कर सकता है, और या फिर उसका जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उससे उसको फायदा भी हो सकता है, यानी एंटरटेनमेंट हासिल हो सकती है। तो स्पेक्यूलेटर की मिसाल ऐसी ही होती है जिसको एक रोलर कोस्टर राइड लेने का शौक होता है कि मैं पैसे इसी से बनाऊं। अब आज अगर कोई मुझे कहे कि भाई मैं ये कुलाची 2 दरिया के पास फेज 8 का जो रोड है यहाँ रेस लगाता हूँ और रेस लगा के जो है वो महाना इनकम कमाता हूँ, तो इज ही डूइंग लेस रिस्की थिंग? इज ही डूइंग समथिंग लेस रिस्की? नहीं, इज डूइंग समथिंग वेरी रिस्की। स्पेक्यूलेटर ऐसे ही काम करते, they take risks, they try to make money and spend that over the month. Speculation is never risk free, it's never risk free. Speculation का मतलब आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, आपको ना डॉलर चाहिए ना आपको डॉलर इन कैश कराना है, आप ट्रेड करके प्राइस का फायदा उठा रहे हो। ब्रोकर तो 100% रिस्क फ्री काम करता है। तुम उसके मुझे बताओ, तुम्हारी ट्रांजेक्शन से, तुम्हारी ट्रांजैक्शन होती है बाइनेंस पे, या अब तो खैर बंद हो गया, तुम्हारी ट्रांजैक्शन होती है PSX की किसी ब्रोकर की वेबसाइट पे, तुम्हें फायदा हो या नुकसान हो, ब्रोकर अपना कमीशन ले जाएगा, दैट्स प्लेटफॉर्म फी। आपको खाना पसंद आए या ना पसंद आए, फूड पांडा अपनी डिलीवरी फी
ले जाए। ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना अच्छा बनाया, आपको टेस्ट नहीं पसंद आया, आपको रेस्टोरेंट नहीं अच्छा लगा, खाना सही था, वक्त पे डिलीवर हुआ, सही तरीके से सही प्रेजेंटेशन से डिलीवर हुआ, लेकिन आपको खाना अच्छा नहीं लगा, खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगा, फूड पांडा का कोई रिस्क है इसमें? ऐसे ही ब्रोकर का भी कोई रिस्क नहीं होता। आपको ट्रेड पे फायदा हो या नुकसान हो, ब्रोकर अपनी ब्रोकरेज फी ले जाएगा, वो अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की चार्जेस ले जाएगा आपसे। वो कितने होते हैं पाकिस्तान में? 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग पे 150 रुपए होते हैं। शायद मैंने गलत वो टॉप में स्पेकुलेशन में थोड़ा सा प्लीज मुझे कि सेंटर है ब्रोकर काम करता है, सेंटर पार्टी लोग के काम करते हैं, वो तो इंटरमीडियरी होता है ना, जिसकी पेमेंट बनती है उसको मेक श्योर करता है कि ठीक है मैं आपको पैसे ला के दूंगा, और जिससे निकलते हैं उसको थ्रेट करता है कि भाई तुम्हें टाइम पे पेमेंट करना है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखता है, मार्जिन मनी रखता है, सिक्योरिटी के लिए काम करता है सारे। वहां पे रिस्क सिर्फ ये है कि उसकी पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, कि भाई उसके पास पैसे भी नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं है, और उसकी पार्टी डिफॉल्ट करके चली गई। स्पेकुलेशन वो बायर सेलर कर रहे होते हैं, ब्रोकर नहीं कर रहा होता। ब्रोकर तो एक इंटरमीडियरी होता है बीच में। अब मिसाल के तौर पे आज मुझे कोई आके बोलता है कि यार बहरिया टाउन के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं बहुत ज्यादा, मुझे वहां रहना वहना नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है मेरा, मैंने जाके बहरिया टाउन में जमीन ले ली क्योंकि किसी ने आके मेरे कान में बोला कि जी मुझे पता है हमारे जो बंगाली हैं उन्होंने कहा यहाँ रेट बढ़ने वाले हैं, तो हमारे बंगाली भाई की सुनो और तुम भी यहाँ पे जमीन ले लो। मैंने एक स्पेकुलेटर बन के वहां पे एक फाइल परचेस कर ली, एक एडवांस जमा करा लिया, बयाना जमा करा जिसको एडवांस बोलते हैं, जमा करा। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ रोज पेमेंट टाइम में 2 महीने, या अल्लाह इसकी प्राइस बढ़ जाए, या अल्लाह इसकी प्राइस बढ़ जाए, या अल्लाह इसकी प्राइस। भाई तुम्हें रहना था नहीं, फिर क्यों लिया? फिर क्यों लिया? अगर तुम्हें 3 महीने बाद रहना था और प्राइस ना बढ़ जाए इसलिए तुमने आज बयाना दे दिया या आज फाइल ले ली, ये हेजिंग है कि मेरे पास पैसे 3 महीने बाद आएंगे, मैं आज बुकिंग करा लेता हूँ या आज फलाना कोई चीज करा लेता हूँ, ये हेजिंग है। रहना वहना कुछ नहीं था, सिर्फ एक न्यूज की बेसिस पे पैसे बनाना मकसद था, ये स्पेक्यूलेशन है। स्पेकुलेशन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव क्यों? कुछ लोग बड़ा कैलकुलेट करके सोच समझ के पढ़ वढ़ के ये सारी चीजें करते हैं। जो लोग कैलकुलेट करके सोच समझ के पढ़ वढ़ के ये सारी चीजें करते हैं वो एक्सपीरियंस्ड और कैलकुलेटेड ट्रेडर्स होते हैं, उनका जीना मरना खाना पीना इससे ही होता है। कुछ लोग हैं वो क्रिप्टो के अलावा कुछ करते ही नहीं है, वही प्रोफेशन है उनका, वो उसी को ट्रेड करते हैं। तो उस सेंस में स्पेकुलेशन उनकी जॉब है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। एक आदमी है वो कह रहा है बरसाती मेंढक के जी थोड़े पैसे बनाने, फला जगह पे जो है वो तोहफे ताइफ देने, बड़े महंगे पड़ेंगे, चीजें महंगी हो गई हैं, आओ थोड़ा 2-4 हाथ ट्रेडिंग में करके हम पैसे बना लेते हैं। ये आ रहा है पक्का स्पेकुलेटर। अभी ऐसा रिस्क उठाएगा कि इसको लॉस करने में भी डर लगेगा, इसके साथ दूसरे मामला भी खराब होंगे और ये जल्दी जल्दी अपना काम करने की कोशिश करेगा। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हेजिंग या स्पेकुलेशन? हेजिंग। कंपनी को एक्चुअल में फॉरेन करेंसी का लेना देना है, एक्चुअल में फॉरेन करेंसी पे करनी है, रेट को हेज करने के लिए कंपनी आज जो है वो ये सारे काम कर। तो इसके 4 तरीके होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज, करेंसी ऑप्शंस और फ्यूचर्स। ये चारों हम यहाँ पढ़ेंगे। करेंसी स्वैप भी होता है लेकिन स्वैप आपके उसमें नहीं है, सिलेबस में नहीं। ये पावर ऑफ हो गया, रिमोट पड़ा हुआ है टीवी का, सॉरी। हो गया, आज मैंने नई चीज सीखी है जी। 7:30 पे ऑफ मांगा है ना, मैंने अवैध से बात कर ली है, सुन सब चिल होकर 8 बजे छोड़ेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं। तो मैंने बात की थी, अब मैं अवैध से बात करके आ गया। स्क्रीन आ जाए फिर हम एक और सवाल करते हैं। एक्सपोर्टर का मुझे एक केस कराना है, एक्सपोर्टर का केस हो जाए फिर उसके बाद। अच्छा जी भाई, मैं इस पर टाइम इसलिए लगा रहा हूं ताकि आप किसी चीज में आगे कंफ्यूज ना हो, कोई आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई आपको टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? एवरीवन गेट्स इट? चलो फ्यूचर्स में हम इससे ज्यादा टाइम लगाएंगे। वहां पे आपके सवाल आएंगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे हम कर क्यों रहे हैं? अरे क्या सीन है। फिर चली गई। किसी को बाहर बोलो शाजिब को भेज दे। चलिए जी, सवाल नजर आ रहा है?
आई एम सॉरी है। चले जी, एक और क्वेश्चन हमारे पास है नाउ। This question is ABC Limited has bought a shipment from USA and has to pay USD 4 million in 90 days. कितने महीने का टाइम है? 3 महीने का। कितना अमाउंट पे करना है? 4 million USD. The company is planning to go for either forward cover or money market hedge. या तो forward cover या money market hedge. ठीक है। स्पॉट रेट कितना है? 284। अच्छा, आसान हो रही है। All right. The question says we need to pay 4 million USD in how many days? 90 days. Either forward cover या money market hedge की तरफ हमने जाना है। स्पॉट रेट हमारा कितना है रुपीस पर यूएसडी? 284.5 से 285। 3 महीने का फॉरवर्ड हमें कितने पे मिल रहा है? 325.6 से 326.2। रेलेवेंट कौन सा होगा रेट सर हमारे लिए? 326.2। और आज अगर स्पॉट देखे तो वो 285 होगा, वो मनी मार्केट हेज में काम आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन 1 है फॉरवर्ड कवर। सर अगर मैं फॉरवर्ड कवर पे जाता हूं तो मेरी पेमेंट कितनी बनती है? 4 million USD multiply by what rate? 326.2 is equals to 1304.8 million। 8 million PKR, ऐसा ही है। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? मनी मार्केट हेज। सर मनी मार्केट हेज की अगर बात करें तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सर उसके लिए सबसे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी ऑफ कितने यूएसडी? 4 million USD। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ USD 4 million कैसे निकलेगी ये सर? 4 million मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना रेट? सर पहले रेट यहाँ पे सिलेक्ट करें। यूएसडी के हिसाब से देखिए तो हमें 3 months का डिपॉजिट रेट उठाना है, ऐसा ही है, वो है 7%। और पीकेआर का बोरिंग रेट वो है 15.5%। ये आगे जाके आएगा। 1 + 7% रेज़ टू द पावर -1 कितना हो गया? सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3/12। वो 90/365 कर लो, 3/12 कर लो, करीब करीब पहुंचोगे, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, रेज़ टू द पावर -1 बिल्कुल सही कह रहे हो, कर सकते हो। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं सर कि आप 90/365 लिख दें, 360 लिख दें तो भी सही है, ऐसे भी कर लोगे तो भी सही है। इससे तुम्हारे हेजिंग के डिसीजन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा कि डिसीजन बदल जाए यहाँ। ठीक है, कितना हो जाता है? नहीं पूरा नंबर बताओ। 3931204 3931204। ठीक है, पीवी ऑफ ये हो गया आपका यूएसडी। इसको आपको क्या करना होगा आज? तो इसका इक्विवेलेंट हमें पीकेआर निकालना चाहिए। इक्विवेलेंट पीकेआर 3931204 इंटू आज का स्पॉट रेट कौन सा एप्लीकेबल है सर? 285 कितना हो गया? 11203,93120। तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, 1 अरब का नंबर है, 1.1 बिलियन। आखिर में 12 है, ये पीकेआर इक्विवेलेंट हो गया। इसको हम क्या करेंगे? बोरो, री इन्वेस्ट कौन बोला? बोरो करेंगे। ठीक है सर, बोरो करने का मतलब फिर हमें रीपेमेंट कितने की करनी होगी इवेंचुअली? रीपेमेंट इज 1.1120393 है ना, इसको 1120.39 मिलियन कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कितना परसेंट? 15.5% इंटू 3/12 कितना हो गया? माइनस 11638। नहीं मिलियन में बता दो ना, देखो फॉरवर्ड भी हमने मिलियन में लिख दिया है ना। 1163.8 मिलियन
1163.8 आगे बस मिलियन। ठीक है जी। 15% किस चीज का रेट है? बोरोइंग का रेट है। कितने महीने के लिए? लेकिन कितने महीने के लिए? बैंक कौन सा रेट देगा मुझे? 3 महीने के लिए पैसे मांगने जाऊंगा, बैंक 1 महीने का रेट लगाएगा। तो आपने बोला था कि जो रेट होता है वो फिक्स होता है रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट में क्या भी चलेगा। आपका एक भाई रेट के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जो रेट आप पिक करते हैं आपके हालात के हिसाब से वो फिक्स होता है। तुम्हें लोन 1 साल का चाहिए तो तुम 1 हफ्ते वाला रेट क्यों पिक करोगे? 1 साल वाला रेट पिक करोगे, वो फिक्स हो जाएगा 1 साल के लिए। जैसे आज 15.5% अब पिक कर रहे हैं, ये 15.5 3 महीने के लिए फिक्स हो जाएगा। अब काइबोर जो भी हो 15.5 से नहीं हिलेगा 3 महीने के लिए। समझ में आई बात? 15 क्यों? 1 महीने का लोन अगर होता तो 15% लेते। 1 महीने का लोन है या 3 महीने का? 3 महीने का। सर आप अगर आज मिसाल के तौर पे तुम सब्जी लेने जाते हो सब्जी मंडी में, और तुम एक ताजिर हो, सब्जी के ट्रेडर हो, तो तुम्हारा क्रेडिट पीरियड चलता होगा वहां पे। तुम सब्जी वाले को बोलो मैं तुम्हें कैश में पैसे देता हूँ, उसका रेट एक्स होगा। अगर तुम बोलते हो मैं 1 महीने में पैसे दूंगा, रेट बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा? वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। और अगर 3 महीने में पैसे दोगे तो और बढ़ाएगा। तुम्हें कितने टाइम के लिए लोन चाहिए? 3 महीने के लिए। तो बैंक क्या रेट ऑफर कर रहा है उसके लिए? 15.5। ये 3 महीने के लिए क्या हो जाएगा? लॉक। अब काइबोर कुछ भी हो 15.5 से नहीं हिल सकता। 15.5 के लिए लॉक हो जाएगा। 3 महीने के लिए 15.5 लॉक हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, क्या कंक्लूजन है? क्या बेहतर है? मनी मार्केट बेहतर है, फॉरवर्ड बेहतर है? मनी मार्केट हेज बेहतर है? लेस देन द पेमेंट ऑफ द पेमेंट अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। Hence, the company should go for it. कंपनी को ये काम क्या करना चाहिए? जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। मनी मार्केट हेज की तरफ कंपनी यहाँ जा सकती है, वो एक बेहतर रिजल्ट इसको देगी। तो कॉपी कर लें जल्दी से, एक और सवाल करना है हमने। चलें जी, एक और क्वेश्चन अब हमारे पास है, इसे पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर न सिर्फ इंपोर्ट का केस होगा हमारे पास, बल्कि एक्सपोर्ट का केस भी है। Kalath Industries Limited is a medium-sized company which carries out extensive trading, imports as well as exports with various German companies. The management of QIL is concerned about the recent fluctuations in the exchange rate parity between Pakistan rupee and euro. They're considering hedging the following transactions which they expect to undertake on December 15, 2009. इनके पास क्या क्या हो रहा है? सर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर कुछ इंपोर्ट्स हैं और कुछ एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है। इंपोर्ट के अंदर इंपोर्ट आईटी इक्विपमेंट का है और इंपोर्ट मशीनरी का है। मशीनरी का इंपोर्ट देखो किस करेंसी में है? रुपीज में। तो क्या मुझे इसको हेज करने की जरूरत है? रुपए में जो चीज तय हो गई वो तय हो गई। क्या रुपए का रेट फ्लक्चुएट करेगा? सो डू आई हैव टू हेज इट इन सम वे? नहीं सर, ये तो है ही लोकल करेंसी के अंदर। ये मेरे पास है ही लोकल करेंसी पे। तो सिंस अगर ये लोकल करेंसी पे है तो मुझे इसको हेज करने की जरूरत नहीं है। लोकल करेंसी नॉट टू बी हेज्ड, इसमें कोई फ्लक्चुएशन आएगी ही नहीं। 22 मिलियन एग्री हुआ तो 22 मिलियन एग्री हो गया, खत्म। अब कोई फ्लक्चुएशन की बात ही नहीं है। हाँ, इंपोर्ट किया है मैंने, इसको मुझे हेज करना पड़ेगा। कितने पे? 2,23,500 यूरोस पे, जून की 15 तारीख। एक्सपोर्ट किया है मैंने स्पोर्ट्स गुड्स को, मार्च की 15 तारीख मुझे पेमेंट मिलेगी, यानी कि रिसीव होगी। और एक्सपोर्ट किया है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 77,000, जून 15 पे मुझे ये पेमेंट क्या होगी? मिलेगी, रिसीव होगी। और चौथे वाले को मुझे कुछ करने की जरूरत बहरहाल यहाँ पे है ही नहीं, इसको तो आप काट दें, ये सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। आगे कहते हैं अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन। इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है? स्पॉट 3 मंथ्स फॉरवर्ड 6 मंथ्स फॉरवर्ड का रेट दिया हुआ है। क्यों दिया होगा सर 3 मंथ और 6 मंथ का? क्योंकि देखो आज दिसंबर 15 है, जून 15 का मतलब कितने महीने यहाँ से? 6 महीने। और मार्च 15 का मतलब कितने महीने यहाँ से? 3 महीने सर, 3 महीने। ये बात समझ आती है? एवरीवन गेट्स इट? अब ये इन्होंने स्पॉट 3 मंथ फॉरवर्ड 6 मंथ फॉरवर्ड के रेट दिए हुए और इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए। हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें फॉरवर्ड कवर में भी अमाउंट्स निकालने और हमें मनी मार्केट हेज में भी अमाउंट्स निकालने। हमें ये देखना है कि दोनों में से कहां पर
बेहतर कैलकुलेशन निकल के आती है, यानी बेहतर अमाउंट निकल के आता है। अगर रिसीट साइड पे है तो ज्यादा अमाउंट किस में आ रहा है, अगर पेमेंट साइड पे है तो कम पेमेंट किस में बन रही है, इन पीकेआर टर्म्स। बस एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, तुम्हारा ये जो पहला इंपोर्ट वाला केस है, इसकी डेट देखो क्या है, जून 15, और इसी जून 15 पे तुम्हें एक रिसीट भी मिल रही है, वो कितनी है सर, यही जून 15 पे 77,000 की रिसीट भी आ रही है। तो क्या पहले मैं इस रिसीट को ही इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं कर दूंगा, नेट ऑफ कर देंगे सर। 77,000 तो सेम करेंसी है, सेम करेंसी की वजह से मुझे 77,000 को अलग से हेज करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। मेरी जून 15 की तारीख को सिर्फ नेट पेमेंट जाएगी। ऑन जून 15 मेरी यहां पे नेट पेमेंट जाएगी, वो कितनी जाएगी सर, 2,23,500 माइनस 77,000 कितना बनता है 146,500। अब मुझे इसको हेज करना है, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया यहाँ, अलग अलग हेज करोगे तो नुकसान करोगे। क्यों, डीलर फायदे में होता है, बाइंग रेट अलग है, सेलिंग रेट अलग है। इस पे कन्वर्जन कराने जाओगे वो किस रेट पे होगी, बाइंग रेट पे, दोबारा लेने जाओगे किस रेट पे होगी, सेलिंग रेट पे। तो मैं क्यों अपना नुकसान करूं, क्यों डीलर को कमाने दूं। मैं अपने इंटरनेशनल बैंक को ही ये इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि भाई मेरी ये पेमेंट आनी है, इसको सप्लायर को राउट कर दो। पाकिस्तान में आने ही नहीं दूंगा उन पैसों को, मैं वहीं से हैंड ओवर कर दूंगा। समझ में आ रही है बात। जो मेरा सप्लायर है बाहर, मैं उस सप्लायर को बोलूंगा भाई मेरा ये फॉरेन बैंक के अंदर अकाउंट है, इसमें पैसे डालो, यहाँ से डायरेक्ट सप्लायर को पे हो जाए। मुझे यहाँ पैसे लाने ही नहीं है वो पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे सिर्फ इस 146,500 को हेज करना है। ओनली दिस अमाउंट विल बी हेज्ड। हाँ, हेज फॉर फ्लक्चुएशन। मैं ऑलरेडी इस पेमेंट को नेट कर दूंगा, पाकिस्तान में वो पैसे आने ही नहीं दूंगा 77,000, ठीक है ना। 77,000 विल बी डायरेक्टली पेड paid to whom, paid to my supplier। ये डायरेक्टली पे हो जाएगा, मुझे उसको हेज करने की जरूरत ही नहीं है। नेट पेमेंट 146,500 की यहाँ पर होने जा रही है यूरोस की, उसको मैं पे कर दूंगा। और ये क्यों मैं पे कर सकता हूँ, क्योंकि सर मेरे पास क्या है, सेम करेंसी का बेनिफिट है। हाँ बोलो। हाँ एक्सपोर्ट जो है, हाँ रेट गिर सकता है, रेट गिर भी सकता है ना, और हो सकता है तुम्हें उन 3 महीने में पीकेआर की जरूरत हो। ये तो एक असम्पशन है कि हमें 3 महीने तक पीकेआर की जरूरत नहीं है, हमने पैसे बाहर रख दिए। नहीं, बहुत रिमोट हो जाएगी। बिजनेसेस ऐसे नहीं करते, उन्हें कन्वर्ट कराना होता है तो करवा लेते हैं। सैलरीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, रेंटल है, सब चीजें यहाँ पे देनी है। आ जाए आगे देखें। अब सर मुझे सिर्फ इसको करना है, 146,500 को करना है। पहले हम इस केस को यहाँ पे इसको पिक कर लेते हैं, ठीक है। केस 1, 146,500 euros to be paid on June 15, 2010। ऐसा ही जून 15, 2010। सर अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखूं तो मुझे कितने महीने का फॉरवर्ड कवर करना चाहिए यहाँ पे, 6 महीने का। सर 6 महीने के हिसाब से मेरा रेलिवेंट रेट कौन सा है सर, 6 मंथ्स का फॉरवर्ड अगर मैं देखूं तो मेरा रेलिवेंट रेट यहाँ पे है 123.54। दिस इज द सेलिंग रेट, बाय सेल दिया हुआ, इतना क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ नहीं वो चक्कर नहीं है, बाहर से ही पैसे बाहर पे हो गए, सेम करेंसी थी ना, इसलिए कन्वर्जन करनी नहीं पड़ी। पेमेंट ज्यादा इसलिए हम पेमेंट का केस लगा रहे हैं, ठीक है। ये नीड टू बी पेड लिखा है ना हमने यहाँ पे, नेट पेमेंट हमें इतनी करनी पड़ रही, ठीक है। सो 146,500 मल्टीप्लाई बाय विच रेट, 123.54 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180,98,610 180,98 तकरीबन 18 मिलियन,
18.09 मिलियन, ठीक है, ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं क्या, मनी मार्केट हेज। सर अगर मनी मार्केट हेज की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पे कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? 3। सर पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यूएसडी की, फिर कन्वर्जन करेंगे, फिर रीपेमेंट करेंगे पीकेआर की, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 146,500 यूरोज निकालें जी, कैसे निकलेगी? 146,500 आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा ही है, इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टिंग का रेट कितना चल रहा है हमारे पास? बोरोइंग इज बेसिकली उधार लेना, लेंडिंग इज बेसिकली इन्वेस्टिंग। यूरो में 3% का रेट चल रहा है। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। बताएं कितना है प्रेजेंट वैल्यू? 144, 385, 335, 335, ठीक है, ऐसा ही है। ये हमारी यूरोस की प्रेजेंट वैल्यू बन गई। इसका इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट पीकेआर, वो कैसे निकल सकता है सर? 144,335 मल्टीप्लाई बाय विच रेट? सर आज के स्पॉट रेट पर देखें, क्योंकि ये लोन हम कब ले रहे हैं? ये हम आज ले रहे हैं। आज का जो स्पॉट रेट है वो 124.52, ठीक है। तो 124.52 से मल्टीप्लाई करें इसको, मिलियन में बताना। 179, 17.97 मिलियन, 17.97 मिलियन पीकेआर। अग्री करते हो? ये हमने क्या किए होंगे? बोरो, ये हमने बोरो किया। इक्विवेलेंट पीकेआर की जगह आप बोरो की हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे। ये हमने किए होंगे सर बोरो। अब हम क्या करने जाएंगे इवेंचुअली? अब हम इवेंचुअली रीपेमेंट करने जाएंगे। कितना सूद है रीपेमेंट के लिए? देखें तो बोरोइंग क्या है पाकिस्तान की रेट की? सर 11%। 11% पे 6 मंथ्स बोरोइंग मिलेगी हमें यहाँ पे। 11% के हिसाब से 17.97 मल्टीप्लाई बाय 1 + 11% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना हो गया? ये हमने फॉरवर्ड का देखो होल फिगर में लिखा है, तो पूरा बता दो। 964 एक मिनट दीजिएगा, जरा मिलियन मेंशन कर दें ताकि बाद में किसी को देखने पे कंफ्यूजन हो। मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 + 11% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आया? 18964 129 1896 108 कर दूं आखिर में? 4 भी गलत है। 1087, ठीक है। वो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे क्योंकि देखो फॉरवर्ड को हमने फुल उसमें डिजिट में डिफाइन किया। भाई चेक कर लो सब, ये सही है। कितने लोग कह रहे हैं ये वाला नंबर सही है? कंक्लूजन क्या है केस 1 में? कंक्लूजन है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज बेटर, इसमें हमारे पैसे यहाँ पे कम लग रहे हैं। तो सवाल का केस 1 यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया जी? सॉल्व हो गया। केस 2 अब मैं आपको इंशाल्लाह कल करवा दूं। नियत मेरी यही थी, लेकिन अगर मैं पहले बोलता तो तुम ये भी नहीं करते, यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। तो इसका एक पार्ट हमने यहाँ कर लिया। अब जो इसमें एक्सपोर्ट वाला केस है वो बिल्कुल इस पेमेंट वाले केस के क्या होगा? उलट होगा, ठीक है ना। तो इस सवाल को अभी हम यहाँ पे क्या छोड़ लें? अधूरा छोड़ लें। हमें कल की क्लास में जब एक्सपोर्ट का केस समझना है तो इस सवाल को नए सिरे से इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। तो हमारा कौन सा वाला पार्ट डन हो गया सर? ये पार्ट डन हो गया और ये पार्ट डन हो गया। कौन सा पेंडिंग रह गया? मार्च 15 वाला, ये वाला पेंडिंग रह गया। ये हम इंशाल्लाह आप कल करते हैं। क्या? हाँ दिखा। जो लोग ऑनलाइन है कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।